मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के बारे में और आप लोगों को हम फिजिक्स के बारे में बताया गया कि फिजिक्स डील करती है नेचुरल एंड नेचुरल फिनोमिना के साथ। फिजिक्स का कनेक्शन मैटर, एनर्जी, यूनिवर्स और फिजिक्स इज द एग्जैक्ट साइंस ऑफ लॉज, ये बताया गया था। और फिर आप लोगों को बताया गया कि कैसे एक नियम को बनाया जाता है, कैसे एक लॉ को बनाया जाता है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है डोमेन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से। फिजिक्स का जो डोमेन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है और फिजिक्स की जो टाइप्स के बारे में हम लोग बात करें तो इससे संबंधित हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, फिजिक्स का जो डोमेन ऑफ इंटरेस्ट है वो दो कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक और एक होता है हम लोगों के पास माइक्रोस्कोपिक। तो देखिए, मैक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ इंटरेस्ट जो है फिजिक्स का, उसके अंदर आप उन सभी पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हो जो आपको दिखाई देते हैं। यानी कि जो पार्टिकल्स हमें दिखाई देंगे वो सभी के सभी पार्टिकल्स किसके अंदर आते हैं, मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आते हैं। उसके बाद हम कुछ पार्टिकल्स की बात करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो आते हैं किसके अंदर, माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर। तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में जैसे आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं और हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करें तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो आपके वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आएंगे। इन दो डोमेन के अलावा फिजिक्स की एक डोमेन ये भी होती है जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं ऐसे पार्टिकल्स के बारे में जिनका साइज 10 से 100 एटम्स के बीच में होता है। और ऐसी जो डोमेन होती है फिजिक्स की उसको नाम दिया जाता है मेजोस्कोपिक डोमेन। और आज की जो साइंस है वो मेजोस्कोपिक डोमेन के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है। हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या मेजोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो ये थी डोमेन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिजिक्स, यानी कि इस मैक्रोस्कोपिक डोमेन में आप उन पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करोगे जो पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं, हमें दिखाई देते हैं। और ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो हमें दिखाई नहीं देंगे वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आते हैं। मेजोस्कोपिक डोमेन के अंदर वो पार्टिकल्स आएंगे जिनका जो साइज है 10 से 100 एटम के बीच में एग्जिस्ट करता है। यानी कि हम बात करते हैं एक एटम का जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होता है। और यहाँ इस तरह के डोमेन के अंदर 10 से 100 एटम के आसपास जो साइज का मतलब हुआ, हम लोग बात करें 10⁻⁹ से 10⁸ के बीच में जिन पार्टिकल्स का साइज है, ऐसे पार्टिकल्स आपके मेजोस्कोपिक डोमेन के अंदर आएंगे। तो ये थी आपकी डोमेन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिजिक्स। तो अब हम बात करते हैं फिजिक्स को कितनी टाइप में क्लासिफाई किया। देखिए, फिजिक्स की दो टाइप रखी जाती हैं। एक होती है हम लोगों के पास ओल्ड फिजिक्स और एक होगी हम लोगों के पास मॉडर्न फिजिक्स। देखिए, ओल्ड फिजिक्स को हम एक दूसरा नाम ये भी देते हैं क्लासिकल फिजिक्स, क्योंकि क्लासिकल या ओल्ड वर्ड का एक जैसा ही मतलब होता है। इसको आप क्लासिकल फिजिक्स भी बोल सकते हो। और मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक जो फिजिक्स है हमारी वो मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानी जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स के बारे में। देखिए, पुराने समय में आप ऐसे बहुत से साइंटिस्ट का नाम, फिलोसफर्स का नाम पढ़ोगे जिन्होंने हमारी फिजिक्स को डेवलप करवाने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करी। जैसे थैलेस ऑफ माइलेट्स हैं और भी टोलेमी हैं, ग्रीक फिलोसफर्स होते हैं ये। और आपके हम बात करें यहाँ गैलीलियो गैलीली है, न्यूटन है, ऐसे कुछ साइंटिस्ट हैं। तो हम बात करें इस क्लासिकल फिजिक्स को डेवलप करवाने में किस साइंटिस्ट का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है, तो मैं अपने अनुसार अगर बात करूं तो मैं एक नाम देता हूं यहाँ गैलीलियो। जो गैलीली हैं, एक तो उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है, क्योंकि जो गैलीलियो गैलीली हैं यहाँ वो दुनिया के जो सबसे पहले एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक कंपाउंड टेलीस्कोप के नाम से टेलीस्कोप को बनाया। और जो भी हमारे अर्थ के आसपास के जो स्टार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनके बारे में इसने क्या किया, स्टडी किया। और साइंटिफिक मेथड को जन्म देने वाले वैज्ञानिक का नाम भी गैलीलियो ही है।
फिर हम बात करें हमारी क्लासिकल फिजिक्स को डेवलप करवाने में एक और वैज्ञानिक होते हैं सर इसाक न्यूटन, या आप न्यूटन बोल सकते हो इनको। और इनकी जो आपके लॉज ऑफ मोशन हैं उनको हम यहाँ स्टडी करेंगे, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स को हम यहाँ स्टडी करते हैं। तो न्यूटन का भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है क्लासिकल फिजिक्स को डेवलप करवाने में। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स की, तो क्लासिकल फिजिक्स को हम लोग रखते हैं, एक आएगी हम लोगों के पास क्लासिकल मैकेनिक्स, या सिंपल शब्दों में आप इसको मैकेनिक्स भी बोलते हो। तो देखिए मैकेनिक्स शब्द का जो कनेक्शन है वो मोशन के साथ है। तो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर आप पार्टिकल्स की मोशन के बारे में स्टडी करते हो वो मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स के नाम से जानी जाती है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ही हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। और थर्मोडायनेमिक्स में आप टेम्परेचर, हीट, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर इनके बारे में स्टडी करते हो। तो थर्मोडायनेमिक्स भी आपकी कौन सी फिजिक्स के अंदर आती है, क्लासिकल फिजिक्स यानी कि ओल्ड फिजिक्स के अंदर आती है। और एक हम लोग यहाँ क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का जो कनेक्शन है वो लाइट के साथ है। लाइट के जितने भी फिनोमिना हैं वो आप ऑप्टिक्स में स्टडी करते हो, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोगों ने 10th क्लास में स्टडी किया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऐसे ही डिस्पर्जन होता है और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है। वो सब हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा स्टडी करते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी आपकी किस में आती है, क्लासिकल फिजिक्स में आती है। तो चलिए एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किसका क्या मतलब है। आप क्लासिकल मैकेनिक्स या सिंपल आप मैकेनिक्स की बात करोगे तो यहाँ पार्टिकल की मोशन के साथ कनेक्शन है। तो इसका किसके साथ कनेक्शन होगा, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स के साथ। थर्मोडायनेमिक्स में आप हीट, टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हो। और ऑप्टिक्स में आप लाइट फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एक्सेट्रा इनके बारे में स्टडी करते हो। और इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, मैग्नेटिज्म मतलब कि मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, फील्ड्स के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये मेनली क्लासिकल फिजिक्स की टाइप्स हैं। अब हम लोग बात कर ले हमारी मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स की जो टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो एक होती है यहाँ क्वांटम फिजिक्स, और एक होती है यहाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो देखिए अगर मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम लोग बात करें कि इस फिजिक्स को डेवलप करवाने में कौन कौन से वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनका योगदान है, तो ऐसे यहाँ मैक्स प्लैंक आते हैं और श्रोडिंगर आते हैं और ऐसे ही हेजिंगबर्ग आते हैं। और इन सब में जो मेरे अनुसार जो सबसे टॉप पे नाम जाएगा वो अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम जाता है, क्योंकि उसने क्या किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जैसा कि कल आप लोगों को बताया गया, E = mc², एक ऐसी हमें एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताया। और उस एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन से हमने क्या किया, बिग बैंग जैसी थ्योरी को सोल्व किया, कैसे हमारा यूनिवर्स बना था, कितनी एनर्जी थी, और भी जितने भी न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं, केमिकल प्रोसेसेस हैं, सब के बारे में हम लोग इस तरह के रिलेशन से ही क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि जो आइंस्टाइन है यहाँ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स रहेगा, और मॉडर्न फिजिक्स को डेवलप करवाने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक आते हैं सबसे पहले टॉप नंबर पर। अब हम लोग बात करें क्वांटम फिजिक्स में हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए क्वांटम फिजिक्स हमारी प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट फिजिक्स है। क्या रहेगी ये, प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट फिजिक्स, और जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके कौन से हैं, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स कल भी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे गॉड पार्टिकल आप लोगों को बताया गया LHC मॉडल के दौरान,
और फिर आपको ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉन्स, फर्मियंस, बोसॉन्स, क्वार्क्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो कि हम क्वांटम फिजिक्स से स्टडी करते हैं। और एक प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट फिजिक्स जो हमारी वो क्वांटम फिजिक्स रहेगी। उसके बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, उन पार्टिकल्स के बारे में जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है या आसपास है। तो ऐसे सभी पार्टिकल्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जैसे आपका कंसेप्ट रहेगा ट्विन पैराडॉक्स के नाम से और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के नाम से, ऐसे कुछ कंसेप्ट्स आते हैं और ये हमारी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। तो अगर मैं बात करूं हमारी क्लासिकल फिजिक्स का जो कनेक्शन है वो मैक्रोस्कोपिक डोमेन के साथ है, यानी कि आप क्लासिकल फिजिक्स के अंदर उन पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करोगे जो आपको दिखाई देंगे, जो हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो मोशन में है चाहे वो रेस्ट में है। ऐसे सभी पार्टिकल्स आप उनके जो भी बिहेवियर है, जो रेस्ट वाला है या फोर्स है, एनर्जी है, वो सब आप कहाँ स्टडी करोगे, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हो। और मॉडर्न फिजिक्स का जो कनेक्शन है वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन के साथ है। तो यहाँ हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं। तो देखिए ये जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है ये ज्यादा से ज्यादा डेवलप होती है कब तक, 1900 ईयर तक, और इसके बाद 1900 ईयर के बाद जो डेवलप होती है लेटर 1900 ईयर्स ये फिजिक्स डेवलप होती है, हमारी क्वांटम फिजिक्स डेवलप होती है। तो देखिए इस तरीके से, क्योंकि मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो हम लोग एटम के मॉडल की बात करें, थॉमसन मॉडल की बात करेंगे हम लोग, तो हमारा जो थॉमसन मॉडल है वो 1895 के आसपास आता है, यानी कि लगभग इस साल के एंड तक आता है। 1900 साल के एंड तक हमारा जो थॉमसन मॉडल है वो आता है। फिर 1911 में आपका रदरफोर्ड मॉडल आता है, 1913 के अंदर आपका बोहर एटॉमिक मॉडल आता है और 1913 में बोहर समरफील्ड एटॉमिक मॉडल आता है। और ऐसे ही फिर 1917 या 1920 के आसपास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये आपके, अगर मैं बात करूं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में, यानी कि एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। इस साल के बाद हम ज्यादा से ज्यादा स्टडी करते हैं और जो भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं इस साल तक हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इस साल के एंड तक हम लोग ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में स्टडी करते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं जैसे आपके न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपके जैसे 1687 के आसपास ये न्यूटन ने बताए थे हम लोगों को, 1665 के आसपास उसने ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स के बारे में हम लोगों को बताया। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि, और गैलीलियो गैलीली के जो एक्सपेरिमेंट है वो 1642 के आसपास के या 1610 के आसपास के एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं। तो हम कहते हैं कि जो 1900 साल तक जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होता है और उसके बाद हमारी जो मॉडर्न फिजिक्स है उसका ज्यादा से ज्यादा एग्जिस्टेंस होता है। तो इस तरीके से हमारी क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ द फिजिक्स के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट्स ऑफ फिजिक्स। तो क्या क्या स्कोप है फिजिक्स के, क्या क्या एक्साइटमेंट्स है फिजिक्स की, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए स्कोप एंड एक्साइटमेंट्स ऑफ फिजिक्स में क्या है। देखिए स्कोप का मतलब एक तरीके से होता है फायदा और एक्साइटमेंट का मतलब होता है विस्तार। तो फिजिक्स को हमने कैसे फैलाया है और क्या क्या फिजिक्स के फायदे हैं उनके बारे में हम लोग बात करें। तो सबसे पहले जैसे हम लोग बात करते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। देखिए मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि आप एक एटम का मास बताइए, और क्या यह संभव है कि आप एक एटम का मास किसी वेइंग मशीन से हमें मेजर करके बता सकते हो? तो आप कहोगे कि ऐसी कोई वेइंग मशीन है नहीं दुनिया के अंदर कि जो उस एटम के मास को मेजर करके बता दे। और मैं कह दूं कि आप लोग इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का मास बताइए, ऐसी कोई वेइंग मशीन है जो इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के मास को तोल सके? तो ऐसी कोई वेइंग मशीन भी नहीं है हमारे पास। तो हम लोग क्या करें, एटम के मास को, इलेक्ट्रॉन के मास को, प्रोटॉन के मास को, यूनिवर्स के मास को निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, फिजिक्स के नियम का यूज करते हैं, फिजिक्स के मेथड्स का यूज करते हैं, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में।
हम लोगों ने क्या करना है, इन डायरेक्ट वेज के अंदर या इनडायरेक्ट वेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स के जो मेथड्स हैं, लॉज हैं, उनका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करने के लिए, मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा, इनको निकालने के लिए, इनको मापने के लिए। तो ये फिजिक्स के सबसे ज्यादा फायदे की बात है, ये फिजिक्स के फायदे हैं यानी कि। तो देखिए कैसे हम लोग बात करें, पहले तो हमारे पास डायरेक्ट वे की बात करें। डायरेक्ट वे का मीनिंग क्या है यहाँ, देखिए मैं डायरेक्ट वे की बात करूं, जैसे मान लीजिए आपने अपना मास निकालना है, तो आप अपने आप को किस पे तोलते हो, वेइंग मशीन के ऊपर तोलते हो, तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट है। और मैं कहता हूं कि आप क्या करो कि इस यूनिवर्स का या हमारी अर्थ का मास निकाल के बताओ, तो हमारे पास कोई एक वेइंग मशीन नहीं है कि जो हमारी अर्थ के मास को तोल के बता दे हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी मेथड को डेवलप करेंगे जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सके, हमारी अर्थ के मास को निकाल सके। दूसरे शब्दों में समझिएगा आप, मान लीजिए मैं निकालता हूं, इस बोर्ड के साइज को निकालने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए इस बोर्ड की जो लेंथ है वो 8 फीट है, और मैं कह दूं कि कोई ऐसी स्केल है हमारे पास जो अर्थ से लेकर सन तक की डिस्टेंस को हमें डायरेक्ट मेजर करके बताए, हम कहेंगे नहीं है। तो हमें किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, लॉज पे, मेथड्स पे डिपेंड होना पड़ेगा, क्या करने के लिए, उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो ऐसा तरीका हमारे पास होता है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट वे से। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में फिजिक्स के नियमों का यूज करके, फिजिक्स के मेथड्स का यूज करके हम किसी क्वांटिटी के मास के बारे में, लेंथ के बारे में और टाइम के बारे में क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फिजिक्स के स्कोप रहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, हमारे पास मास ऑफ एन एटम या मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रॉन वो कितना है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है। दुनिया में कोई भी एक ऐसी वेइंग मशीन नहीं है जो इतने कम से कम मास को हमें मेजर करके बता दे। और हमारे यूनिवर्स का जो लगभग मास है वो 10⁻55 किलोग्राम है। दुनिया में कोई ऐसी वेइंग मशीन भी नहीं है जो इतने से ज्यादा मास को हमें नोट करके बता दे। तो ये क्या है, ऑब्जर्व मास होता है यूनिवर्स है, ये यानी कि यूनिवर्स के मास की बात की है मैंने। अब मैं बात करता हूं लेंथ की, यानी कि साइज की। जो एक एटम का लगभग साइज होता है वो 10⁻10 मीटर के आसपास होता है, और जो हमारे यूनिवर्स का ऑब्जर्व साइज है वो लगभग कितना है, 10⁻26 मीटर के आसपास है। दुनिया में कोई भी ऐसी स्केल नहीं है जो इतने कम से कम डिस्टेंस को या इतनी ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को हमें नोट करके बताए। ऐसे ही मैं टाइम की बात करूंगा, एक न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए जो समय होता है लगभग 10⁻22 सेकंड के आसपास, और इस यूनिवर्स का जो लाइफ टाइम है, या सॉरी जो यूनिवर्स जो बना था लगभग आज से 14 अरब साल पहले बना था। दुनिया में कोई भी एक ऐसी क्लॉक नहीं है जो हमें कम से कम टाइम को यानी कि 10⁻22 सेकंड को नोट करके बताए या 14 अरब साल को नोट करके बता दे। तो ये हम लोगों के पास क्या होंगे, स्कोप एंड एक्साइटमेंट, स्कोप ऑफ फिजिक्स हैं, फायदे हैं फिजिक्स के। तो फिजिक्स के नियमों का यूज करके हम लोग कम से कम और ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस, साइज, मास को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। दीज आर द स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब बात करते हैं हम लोग एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की। फिजिक्स की क्या क्या एक्साइटमेंट्स हैं, तो देखिए एक्साइटमेंट्स ऑफ फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूं यहां इस केस में, एक्साइटमेंट्स ऑफ फिजिक्स, देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स को स्टडी के अनुसार डिवाइड कर देते हैं अलग अलग ब्रांचेस के अंदर। जैसे आप लोग पढ़ते हो लेजर के बारे में, ऐसी फिजिक्स हमारी क्या कहलाती है, लेजर फिजिक्स के नाम से जानी जाती है। जहां आप एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ोगे, ऐसी फिजिक्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के नाम से जानते हैं। जहां आप किसके बारे में पढ़ते हो, स्पेस के बारे में पढ़ते हो, ऐसी फिजिक्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स के नाम से जानते हैं। जहां हम किसके बारे में पढ़ते हैं,
धरती के बारे में पढ़ते हैं और अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, ऐसी फिजिक्स को नाम दिया जाता है जियो मैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। जहां आप कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में स्टडी करोगे, ऐसी फिजिक्स को कंप्यूटेशनल फिजिक्स के नाम से जाना जाएगा। और ऐसे ही मैं कहता हूं कि हम लोग क्या करते हैं, स्टडी के अनुसार फिजिक्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट वेज में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हम और भी बहुत से ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हैं कि हम स्टडी के अनुसार क्या करेंगे, फिजिक्स को डिवाइड कर देंगे। तो ये थी एक्साइटमेंट्स ऑफ फिजिक्स। और फिजिक्स का हमारे इस सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए क्या योगदान है। देखिए हम लोगों ने क्या किया, फिजिक्स के नियम मेथड्स का यूज करके बहुत से डिवाइसेस को बनाया, और वो डिवाइसेस आपकी मेडिकल साइंस के अंदर भी हेल्प करते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर भी हेल्प करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी हेल्प करते हैं, और हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर भी हेल्प करते हैं। तो ये जो सोसाइटी के साथ अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ क्या रहेगी, फिजिक्स की रिलेशंस रहेंगी। तो दीज आर द रिलेशंस ऑफ फिजिक्स विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड सोसाइटी। जैसे मोबाइल है आपका और कंप्यूटर है, तो ये फिजिक्स के जो भी नियम है, मेथड है और प्रोग्राम है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की बात करें जिसका नाम है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। और इसको कंप्लीटली हम अगले लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर का मीनिंग क्या है। तो देखिए फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर वो क्या रहेगी हम लोगों के पास। फंडामेंटल शब्द का मतलब है जो यूनिवर्स में हर जगह मौजूद है और जिस पे हमारी नेचर या हमारा यूनिवर्स टिका हुआ है, ऐसे शब्द को आप फंडामेंटल या बेसिक शब्द के नाम से जानते हो। तो यानी कि वो फोर्सेस जो नेचर में हर जगह आपको मिल सकते हैं, ऐसे फोर्सेस क्या कहलाते हैं, आपके फंडामेंटल फोर्सेस कहलाते हैं। और जिनके कारण नेचर का एग्जिस्टेंस है, ऐसे फोर्सेस आपके क्या कहलाएंगे, फंडामेंटल फोर्सेस कहलाएंगे। दोबारा से सुनो, जिसके कारण, जिन फोर्सेस के कारण हमारी नेचर का एग्जिस्टेंस है, हमारी नेचर, हमारे यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस है, ऐसे फोर्सेस ही क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर कहलाते हैं। तो हमने क्या किया, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर को 4 टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास जो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर आएगा वो आता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस के नाम से। किस नाम से आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के नाम से हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस आ जाते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास जो फोर्स आएगा वो आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के नाम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के नाम से आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो एक फोर्स होगा वो रहेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के नाम से टॉपिक रहेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। और एक होता हम लोगों के पास वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अभी हम लोगों ने डोमेन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात की थी। तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेस है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, ये ज्यादातर मैक्रोस्कोपिक स्केल पे देखे जाते हैं, या इनका ज्यादा से ज्यादा जो इफेक्ट है वो कौन सी स्केल पे देखा जाएगा, मैक्रोस्कोपिक स्केल पे देखा जाता है। तो ये एप्लीकेबल होते हैं कौन सी स्केल के ऊपर, मैक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, ये फोर्सेस लागू होते हैं। और यहाँ न्यूक्लियर शब्द का कनेक्शन किसके साथ है, न्यूक्लियस के साथ। तो ऐसे जो फोर्सेस हैं आपके वो न्यूक्लियर लेवल पर यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लागू होने वाले फोर्सेस होते हैं। तो ये जो फोर्सेस होंगे आपके, ये माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर लागू होते हैं। अब ये जो फोर्सेस हैं आपके, ग्रेविटेशनल फोर्सेस किसके कारण होंगे, मासेस के कारण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस किसके कारण होंगे, चार्ज पार्टिकल्स के कारण। और जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके कारण जो फोर्स है आपका वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर जब क्या होता है बीटा डीके प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे कौन सा फोर्स होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा। तो आगे जो हम डिस्कस करेंगे यानी कि हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स रहेंगे उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं लेक्चर वाइज इन फोर्सेस के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आप लोगों ने सिर्फ यहाँ ये समझना है कि नेचर के अंदर 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेज हैं जिन पे हमारी नेचर क्या करती है, डिपेंड करती है और जिनके कारण हमारी नेचर का क्या है, एग्जिस्टेंस है। ऐसे फोर्सेस को आप लोगों ने नाम दिया फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। और ये 4 तरह के आप लोगों को क्या बताए गए, फंडामेंटल फोर्सेज बताए गए हैं। और ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज के नाम से टॉपिक बताया गया है। तो एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि आज मैंने आप लोगों के साथ कौन कौन से कंसेप्ट को डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो यहाँ स्टडी किया टाइप्स ऑफ फिजिक्स के बारे में बताया और फिजिक्स की डोमेन के बारे में बताया। तो फिजिक्स की मेनली तो 2 तरह की डोमेन होती है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन एंड माइक्रोस्कोपिक डोमेन। मैक्रोस्कोपिक डोमेन में बताया गया जिनको हम देख सकते हैं ऐसे पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे और माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर हम उन पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। फिर एक तीसरी डोमेन भी मानते हैं कुछ वैज्ञानिक लोग, वो होती है मीजोस्कोपिक डोमेन जिनके अंदर 10 से 100 एटम्स के बीच में जो साइज है पार्टिकल्स का उनको हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं। फिर आप लोगों को बताया गया फिजिक्स मेनली 2 तरह की होती है, क्लासिकल या ओल्ड फिजिक्स और जिसका एक नाम न्यूटोनियन फिजिक्स भी हो सकता है क्योंकि मेनली न्यूटन नाम के जो साइंटिस्ट होते हैं उनके कारण इस फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करवाया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आप माइक्रोस्कोपिक डोमेन के बारे में स्टडी करोगे। और फिर हमने बताया कि क्लासिकल फिजिक्स की 4 टाइप्स की बात की, एक क्लासिकल मैकेनिक्स या मैकेनिक्स जिसके अंदर आप मोशन के बारे में स्टडी करते हो। फिर आप लोगों को बताया गया थर्मोडायनेमिक्स जहां आप हीट टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हो। फिर आप लोगों को बताया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जहां आप इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हो। फिर आप लोगों को बताया गया ऑप्टिक्स जहां आप लाइट के बारे में स्टडी करते हो। ऐसे ही हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स की 2 टाइप ली, क्वांटम फिजिक्स जिसमें आप सब माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हो और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जहां आप स्टडी करते हो ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है या आसपास है। फिर आप लोगों को बताया स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के मेथड्स का नियम का यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा साइज, मास और टाइम को क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ऐसे ही कम से कम साइज, मास, टाइम को हम लोग यहाँ नोट कर सकते हो। फिजिक्स को स्टडी के अनुसार हमने क्या करवा दिया, एक्साइट करवा दिया नंबर ऑफ वेज के अंदर। जैसे आप लोगों को बताया गया लेजर फिजिक्स में लेजर के बारे में, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, ऐसे सोन और भी आपके जो पार्ट्स हो सकते हैं फिजिक्स के उनके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं। फिजिक्स की टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रेट क्या रहती है, एडवांटेज रहती है क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है फिजिक्स की, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर हम फिजिक्स के नियम मेथड्स का यूज करके ही क्या करते हैं, डिवाइसेस को बनाते हैं। और फिर आप लोगों को बताया गया है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर 4 तरह के होते हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्सेज के नाम से। और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि लेक्चर वाइज हम इनके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आप सभी को ये आज की इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देनी थी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप लोग परसेंटेज वाइज हमें ज़रूर बताइए कि हमारा लेक्चर आप लोगों को कैसे समझ में आया है, कितना % आप लोगों को समझ में आता है। और आप लोगों का धन्यवाद हम लोगों को सुनने के लिए और आप सभी का जो दिन है वो शुभ हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू ऑल।